तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 213 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को पॉइंट्स की बहुत सख्त जरूरत थी और अब फिर लू फेंग इस पॉइंट्स को एक्वायर करने के लिए अनडाइंग अल्टा और फैंटेसी ओशियन में गया होता ताकि वो वहाँ के मिशन को कंप्लीट करके चैलेंज को पास करके पॉइंट्स को ले सके। और अब फिर हम यहाँ उन सब के बारे में बताया जाता है जहाँ पे कोर मेंबर्स जितने भी होते वो बड़ी आराम से उन 3 जगहों जिनमें से हेवनली ब्रिज, अनडाइंग अल्टार, फैंटेसी ओशियंस होता है इसमें जा सकते हैं। और हमें अनडाइंग अल्टार के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक एंडलेस माउंटेन रेंज होता है, वहाँ पे हर एक पीक पे गोल्डन अल्टार मौजूद होता है और यहाँ पे कोई एक ही झलक में आराम से 1000 ऑफ माउंटेन्स को देख सकता है जिनमें की गोल्डन अल्टार्स मौजूद है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ब्लैक हेयर यूथ आ जाता है जो कि कोई और नहीं लू फेंग होता है। अभी के मर्तबा लू फेंग वो आकर कहता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मैं यहाँ पे अपने यूनिवर्स ओरिजिन लॉ लीपर्स को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने एनर्जी जो कि बाहर के वर्ल्ड से आती है उन सारे को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि जेनेटिक एनर्जी वो भी चली गई है, मेरी स्पिरिट एनर्जी वो भी मेरे मिनिमम लेवल तक आ चुकी है। और अभी के मर्तबा लू फेंग इन सबसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर पा रहा था और यहाँ पे लू फेंग ने अपनी जेनेटिक एनर्जी, स्पिरिट एनर्जी, रिपल्स, ओरिजिन लॉ हर एक चीज को गवा बैठा था। और अभी के दिन में लू फेंग के पास बची थी तो वो सिर्फ प्योर फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ थी और यहाँ पे ये ऐसा होना ही था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता। और अब फिर लू फेंग ऊपर देखता है जहाँ पे अनडाइंग अल्टार होती है और यहाँ पे अल्टार में टोटल 99 पॉइंट्स होती है और टॉप पे 100 पॉइंट्स मार्क होता है और यहाँ पे लू फेंग को अपने बॉडी को 100 पॉइंट्स तक ले जाना था और यहाँ पे जिस बंदे ने भी 100 पॉइंट्स तक ले गया तो वहाँ पे उसकी परफेक्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी होती है, मतलब कि वो अपने बॉडी को परफेक्टली कंट्रोल करता है। और फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आ जाता है और हमें उसके सामने एक ह्यूमन शेप टारगेट को दिखाया जाता है जहाँ पे स्क्रीन पे कई सारे वर्ड्स लिखे होते हैं जहाँ पे उन सबको ट्रांसलेशन करने के बाद लिखा होता है कि 1 सेकंड में आपको अपने फेस्ट, एल्बो, हेड, नीज और फेट को सेपरेटली यूज करके इस टारगेट पे अटैक करना है और यहाँ पे अटैक करने के दरमियान आपके लोएस्ट पॉइंट्स को ही आपका कंसीडर किया जाएगा स्ट्रेन। और अब फिर लू फेंग जब ये देखता कि एक साथ ही 5 अटैक्स को करना वो भी अलग अलग बॉडी पार्ट से तो भी शॉक हो जाते कि आखिर ये कैसा है। और अभी के मतलब लू फेंग क्या आता है कि यहाँ पे अर्थ का मेजरमेंट से बहुत ही अलग है क्योंकि अर्थ पे सिर्फ एक ही पंच रिक्वायर होता है उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के। लू फेंग क्या था कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 5 अटैक सेपरेटली करना होगा मेरे सारे बॉडी पार्ट्स को, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के मर्तबा में। और लू फेंग क्या था, चलो मैं इसको एक ट्राई करता हूँ। लू फेंग अपने मसल्स को चेक करता, अपने बोन्स को टाइट करता जैसा कि आप लोग फाइट करने से पहले करते हो और अब फिर लू फेंग वहां पे अटैक करता। लू फेंग के लेग को दिखाया जाता है जो जाके उस पर अटैक करता और फिर जगले पर लू फेंग अपने सर्कुलर मूवमेंट में यूज करके अपने फिस्ट को लाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका टारगेट हेड होता है। और फिर लू फेंग ऐसे ही करके अपने बॉडी पार्ट से उस पर अटैक करने लगता है, पहले उसके चेस्ट पे टारगेट करता है, वहीं पे अपने सेकंड अटैक को यूज करता है जिसके मूव करके वो जंप करके अपने नीचे से उसके स्टोमेज पे अटैक करता है जिसमें कि वो एनर्जी एक्सप्लोड होती है। फिर थर्ड अटैक, फिर ऐसे करके लू फेंग अपने बॉडी के लार्ज बो को यूज करता है और स्लैपिंग बैकवर्ड करके अपने चेस्ट से उस पर अटैक करता है। फिर लू फेंग अपने पूरे बॉडी को जंप करके अपने मसल को कंडेंस करके अपने हेड पे अटैक करता है जहाँ पे उसका 5 टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और फिर लू फेंग स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे नंबर्स अपीयर्स होते हैं। पहली मर्तबा लू फेंग ने 31 पॉइंट्स, फिर 28, 36, 29, 35 और यहाँ पे लू फेंग की सबसे लोएस्ट स्कोर 28 होती है जिसकी मर्तबा लू फेंग की स्ट्रेंथ 28 में कंसीडर होती है। लू फेंग को पॉइंट्स 0 मिलते हैं और यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि मेरी एग्जॉर्शन सिर्फ 28 टाइम्स से। और लू फेंग कहता है कि जब अर्थ पे थे मेरे पास 900 लिटिल ब्लेड्स था, वहाँ पे मेरी हाईएस्ट लेवल 7 टाइम्स की थी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और वो कहता है मैं आराम से 1000 ऑफ टेक्निक्स को अपने 9 लेवल थंडर ब्लेड से बना सकता हूँ और यहाँ पे ऐसे मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा, लेकिन एक ही सेकेंड में अपने 5% बॉडी को यूज करना है और यहाँ पे लोएस्ट स्कोर ही आपका स्कोर होगा। यहाँ पे लू फेंग कहता है
की रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और यहाँ पे लू फेंग क्या था, चलो मुझे एक बार और टाइम करना चाहिए। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि एक ही शॉर्ट अमाउंट में, एक ही सेकंड्स में मैं अपने 60 पॉइंट्स को 100 पॉइंट्स कैसे ला सकता हूँ। इसके लिए तो मुझे परफेक्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी की जरूरत होगी। और फिर लू फेंग ऐसे फिर से करता है जिसमें कि लू फेंग 5 कंटिन्यूअस अटैक्स करता है। 5 यूनिट ऐसे होते हैं 35, 30, 36, 29, 35, जिसमें से लोएस्ट स्कोर 29 का होता है और उसके बाद पॉइंट्स वाले 0। फिर लू फेंग अगेन करता है, फिर से करता है स्कोर 20, स्कोर 30। फिर ऐसे ही करते करते लू फेंग 100 ऑफ टाइम्स तो कर जाता है। और यहाँ पे लू फेंग की बेस्ट स्कोर 32 ही थी, वहीं पे लोएस्ट स्कोर 26 थी। यहाँ पे उसने 0 पॉइंट्स ही कमाए हुए थे। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हेवनली ब्रिज, फैंटेसी ओशियन, अनडाइंग अल्टा, इन सब से पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन इन सब के पास डिफरेंट रूल्स मौजूद थे। वहीं पे देखा जाए 9 यूएस हेवनली ब्रिज की तो वहाँ पे 27 लेवल्स थे। फर्स्ट लेवल में 100, सेकंड में 200, ऐसे ही करके उन सबको पॉइंट्स मिलते थे। वहीं पे फैंटेसी ओशियन में कई सारे आइलैंड्स मौजूद थे। वहाँ पे आउटर मोस्ट आइलैंड्स पे वहाँ पे डीपर ओशियंस मौजूद था, जहाँ पे हिप्नोटिज्म, मेंटल प्रेशर, ऐसे ही करके टेरिफाइंग लेवल तक जाती है, जहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते थे जो कि सिमिलर है हेवनली ब्रिज के जैसे। और यहाँ पे भी टोटल 21 आइलैंड मौजूद थे और इसमें भी 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स, वहाँ पे 21 आइलैंड पे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ बात करें अनडाइंग और नाइट्स की तो यहाँ पर भी ये फैंटेसी ओशियन हेवनली ब्रिज में जाते हैं जहाँ पे उसको पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन देखा जाए तो अनडाइंग अल्टा इन दोनों से बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे जब तक आपके पास परफेक्ट कंट्रोल नहीं होगी पूरी बॉडी पे, आपको तो पॉइंट्स भी नहीं मिल सकते। यहाँ का लोएस्ट पॉइंट भी सिर्फ 3 पॉइंट्स मौजूद थी। यहाँ पे अगर आपने 50 को स्कोर कर दिया, जहाँ पे लू फेंग की लोएस्ट स्कोर 26 थी, अगर लू फेंग ने 50 स्कोर कर दिया होता लोएस्ट स्कोर में तो उसको पॉइंट्स मिलता 1000 पॉइंट्स। और वहीं पे लू फेंग ने 60 पॉइंट्स कर दिया 2000 पॉइंट्स, 70 पे 4000 पॉइंट्स, 80 पे 800 पॉइंट्स और यहाँ पे स्कोर 90 पे 16000 पॉइंट्स, स्कोर 100 पे 50000 पॉइंट्स मिलने थे। और यहाँ पे जितने भी बंदे 50 से कम स्कोर करते उसको 0 पॉइंट्स चाहे आप 49 ही क्यों ना कर दो। अब यहाँ पे लू फेंग क्या आता है कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा वीक है, रवि के मर्तबा फिर से लू फेंग ट्राई करने लगता है, फिर से कोशिश करता है। लगभग हजारों, 10,000 उसने ट्राई कर दिया और पूरे दिन तक अपने को ट्राई करता है और उसका बेस्ट स्कोर भी सिर्फ 34 ही आता है। और यहाँ पे लू फेंग क्या आता है कि अभी के मर्तबा मैं इन सबको यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लू फेंग अभी सबसे ज्यादा फोकस अपने स्पीड रीडिंग पे दे रहा था और उसने अभी बहुत ही मुश्किल से अपने स्ट्रेंथ को ट्रेन किया होता है। यहाँ तक कि मोसा क्लैन की बात के वो भी क्लोज कॉम्बैट में फाइन हो, उसने भी इसमें महारत पाई हुई होती है। और अभी के मर्तबा वो एक एनर्जी लाइफ फॉर्म होती है जो कि अपने मसल्स और बोन को इन्वेस्ट नहीं करती है स्ट्रेंथ के मर्तबा, इसी कारण उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं बड़ी होती। वहीं पे बात करें गोल्डन हॉर्न बेस्ट की तो उसकी अलग ही फोर्स होती है स्ट्रेंथ एक्सर्शन की। लेकिन अभी के मर्तबा गोल्डन बीस्ट अपने एब्सोल्यूट स्पेस और डेटीज ऑफ द वर्ल्ड में लगा हुआ, जिसमें कि वो भी अपने स्ट्रेंथ को उतना फोकस नहीं कर रहा था और इसने अपने बैटल टेक्निक्स को ही बॉडी अप किया था। और अभी के मर्तबा देखा जाए स्ट्रेंथ एक्सर्शन की तो वो नेचुरली गिफ्टेड है गोल्डन हॉर्न बेस्ट की। यहाँ पे अगर वो गोल्डन हॉर्न बेस्ट को यूज करता तो उसके पास आराम से 60 to 70 पॉइंट्स हासिल कर जाता। लेकिन ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ बाकी सबसे बहुत ज्यादा हार्ड है। लू फेंग ने अपने 34 पॉइंट्स को यूज किया होता है, यहाँ तक कि उसने अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस और कंप्रिहेंशन ऑफ ओरिजिन लॉ को मिला के इसको किया होता है। यहाँ पे लू फेंग सोचता है कितनी शर्मनाक बात है, मैंने एक्चुअली 0 पॉइंट्स को एक्वायर किया और यहाँ पे वो कहता है जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे एक बैटल टेक्निक गोल्डन और बेस्ट के लिए देखना चाहिए जो कि मेरे स्ट्रेंथ एक्सर्शन पे ही फोकस होना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है स्ट्रेंथ एक्सर्शन ये मेरे अनडाइंग बनने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, मुझे इस पे फोकस देना होगा। और यहाँ पे मैंने एक बार भी इसको देखा नहीं। फिर यहाँ पे कहता हूँ चलो मैंने इसमें पॉइंट्स नहीं हासिल की तो क्या मैं अब जाता हूँ नेक्स्ट फैंटेसी ओशियन में। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस और विल पावर मैं इससे इसको जरूर पास कर पाऊंगा। और अब लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो चला जाता है उस फैंटेसी ओशियन की जगह, लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग को मेल आता है जो कि लू फेंग की किसी और से नहीं वर्चुअल में उस कंपनी से होता है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उस मेल को पढ़ता है और जब लू फेंग उस मेल को पढ़ता तो कहता नहीं ये नामुमकिन नहीं हो सकता। लू फेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है उस मेल को जिसमें कि लिखा होता है कि यहाँ पर ई के डेड हो चुका है। ई के वही था जो लू फेंग उस क्लास में मिला होता है लू फेंग का दोस्त। और यहाँ पे लू फेंग
को मेल मिली होती है। ये मेल हर एक बंदे के पास गया होता है जो कि एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में होता है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में बहुत ही कम मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे टोटल 1100 ही होते हैं और ये सारे एब्सोल्यूट जीनियस माने जाते हैं पूरे यूनिवर्स कंट्री में। और यहाँ पे 10,000 ईयर्स में यहाँ पे बहुत ही कम बंदे ऑब्जर्व किए जाते, लगभग हर एक बार में 20 पीपल्स को ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, जहाँ पर हर एक बंदा बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और जब भी एक बंदा वहाँ पे मरता है तो इसके बारे में सबको पता लगता है, सबके पास इसके बारे में रिमाइंडर दिया जाता है और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहा था। लू फेंग को अपनी पिछली बातें याद आती है जहाँ पे उससे कन्वर्सेशन हुआ था, उस तरीके से वहाँ पे उसने बातें की थी, हंसी मजाक किया था। वहाँ पे उसने कहा था कि शायद हम फिर से न मिल सके और यहाँ पे वो क्या था, ये क्या कॉन्फिडेंस है। लू फेंग भी यहाँ पे उस अपने लम्हों को याद करता है। लू फेंग के भी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उसका वो दोस्त बहुत ही करीबी दोस्त था, अपने ही दोस्तों की जैसा। और अभी के मरतबा लू फेंग के माइंड में सारे सीन्स अपीयर होने लगते, उसके बिताए हुए पल, उसके हर एक चीज। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे अनडाइंग बीइंग बनने का पाथ बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला। लू फेंग भी ये मान जाता है कि ये डेथ होना ही था और यहाँ पे वो कहता है कि मैं भी एक दिन स्ट्रांग बनूंगा। और अब फिर हमें यहाँ उस मैसेज को दिखाया जाता है जहाँ पे उन सारे लोगों के पास चला जाता है और अभी के मरतबा में एक और चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं, जितने कि 1000 ऑफ ईयर्स में आते हैं, यहाँ पे 95% मारे जाते हैं और जिसमें से 5% बचते हैं, वही जाके आगे अपने आप को पावरफुल बना पाते हैं, अनडाइंग बीइंग को और भी ज़्यादा क्रॉस आउट कर पाते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीज़ें लिखी हुई होती है और यहाँ पे सब में दुख का माहौल होता है। और अब में सीन चेंज कर वर्चुअनस कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी पूरी न्यूज़ सभी जगह बढ़ चुकी होती है। और अब में सीन चेंज कर एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन मान का प्रिंस वुका लिविंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी लू फेंग, रोंगजुन, एचेन, आपातालू, वुका, जियांग, किन्स, लैंडसॉट होते हैं, उन सबके पास ये मैसेज गए हुए होते हैं और वहाँ पे वो सभी एक साथ खड़े होते और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एपातालू, लेंचन वो सब एक साथ है, एचन, जियांग, मोसांग, क्यूसा वो सब एक साथ हैं और अभी के मर्तबा वो सभी एक साथ ही होते और सभी साइलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पे मैसेज में लिखा होता है 95% फॉल होते हैं, सब मारे जाते हैं। यहाँ पे उन सब के मैसेज को देखकर वो भी डर में होते हैं, उन सब में झटका लगा होता है और वो कहता है कि शायद ऐसा नहीं होगा और वहाँ पे पूरी तरीके से साइलेंस होता है। लेकिन अभी के मर्तबा में लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खड़ा होता है और सबकी तरफ देखता है और वो कहता है कि हम लोग अपने पाथ पे आने वाले हैं, इसलिए हम लोग का कोई गारंटी नहीं कि हम लोग सेफ ही लौटने वाले हैं, हमको आगे बढ़ना होगा। अगर हम खड़े हुए तो ही हम आगे जा पाएंगे, अगर हमें गिरना होगा तो हम उससे लड़कर आगे पहुंचेंगे। और यहाँ पे वो कहता है कि हमें इस हेवी इंजरी से रिकवर होना होगा, हमें इसके बारे में नहीं करना होगा क्योंकि मौत ही सब कुछ नहीं होता है, हमें अभी बहुत ज्यादा आगे जाना। और अभी के मर्तबा लू फेंग पूरे कॉन्फिडेंट में होता है और वो इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। वो सबसे कहता कि अनडाइंग बीइंग बनने का पाथ ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और अब हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ये कह के निकल जाता है बाहर। यहाँ पे वो सातों बंदे स्टन हो जाते लू फेंग की कही हुई बातों को। और हमें रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कहता है और खड़ा होता है और कहता है कि लू फेंग ने जो कहा वो सही है, यहाँ पे अनडाइंग बीइंग का रास्ता इतना भी आसान होने वाला नहीं है कि जो भी चाहे वो अनडाइंग बीइंग बन सकता है। और यहाँ पे वो कहता है सबके दिल में ये जज्बा होना चाहिए, ये हमारा अच्छा होगा कि हम लोग इसको गिव अप न करें। और यहाँ पे वो भी वहां से बाहर निकल जाता है। और फिर यहाँ पे मान का पीपल वुका को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है ये बहुत अच्छा है, ये बैटल है, वैसे भी हमारे मानका के लोग लव करते बैटल्स को, हमें बैटल से प्यार होता है। और यहाँ पे वो भी हंसने लगता है और कहता है मैं अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। और आफ्टर में जियांग को दिखाया जाता है, ऐसे ही करके बाकी सारे बंदे भी वहां खड़े होते हैं और लू फेंग की बातों से सुनकर उनमें भी इतना जज्बा आता है, वो भी समझते कि हाँ ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। आफ्टर में रोंगजुन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग मिशन को देखता है जहाँ पे उसके सामने सेफ लेवल, नॉर्मल, डिफिकल्ट, डेंजरस, इम्पॉसिबल होता है। और यहाँ पे वो कहता है ये मेरा पहला टाइम है जिसको मैं मिशन लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं किसी खतरे को नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी के मतलब मुझे खतरों से भी मोड़ लेना है, इसलिए मैं आगे चल के इसको और भी डेंजर लेवल बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी के मर्तबा जबकि ये मेरा पहला लेवल है तो मुझे अभी के मर्तबा डेंजरस लेवल्स को नहीं लेना होगा,
और वो चूज करता है डिफिकल्टी लेवल। और यहाँ पे रॉन्गजिन अपने उस मेल को ओपन करता है और डिफिकल्टी लेवल के मिशन को चूज कर देता है। और फिर शिनचैन को फैंटेसी ओशियन को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे वेव्स मौजूद थे जो कि 10 मीटर से ऊपर के होते हैं। और फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो क्लिफ पे खड़ा होता है, उस फैंटेसी को ओशियन को देख रहा होता है। फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के टैलेंट के अलावा उसकी कॉम्प्रिहेंशन, हार्डवर्क, रिसोर्सेज, टेक्निक, यहाँ से उन सब की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दिल का होना। जिसमें जिगरा है वही आगे बढ़ सकता है। और फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही विल पावर मौजूद होती है। वो कहता है चलो मैं देखता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे किसी के सामने रिस्पेक्ट करने की सोच नहीं। और फिर लूफेंग वहाँ पे आगे बढ़ता है। लूफेंग की आंखों में हमें साफ जज्बा दिख रहा होता है। और फिर हमें शिनचैन को लूफेंग के बारे में बताया जाता कि लूफेंग की स्पिरिट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। उसने अपने इन सालों में अपने काइंडनेस और कोल्डनेस को भी सीख चुका होता है। इन 30 सालों की क्वाइट स्टोरी में उसने कई सारे फ्रेंड्स भी बनाए हुए थे, इसमें कई सारे गुस्से भी आए हुए थे, लेकिन अभी के मर्तबा उसने अपने दिल पे काबू रखा हुआ था। उसकी हर्ट मिरर की जैसे थी, जो भी आए उसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता था। उसने अपने हॉन्ग और थंडर गॉड से सीखा था कैसे अपने स्पिरिट ट्रेनिंग पे फोकस किया जाए। और उसने अपने को परफेक्ट लेवल तक पहुंचाने की भी कोशिश की थी। उसने मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ तक कि शायद चाइनीज कल्चर लेवल को यूज करके अपने आप को ट्रेन किया था। यहाँ पे वो अपने साइड ट्रेनिंग्स को यूज कर रहा था ताकि वो अपने परफेक्शन लेवल तक जा सके। और उसने अपनी ज्यादातर फोकस मेंटल स्टेट पे की थी क्योंकि लूफेंग जानता था कि जिसने भी अपने मेंटल स्टेट को ज्यादा हाई कर लिया वो बंदा बहुत ही स्ट्रांग होता है। और रास्ते में शिनचैन को प्राइमरी केस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ क्लास हो रहा था, ट्रू एंड एम्परर की क्लास, जहाँ पे लूफेंग भी उनमें से एक था। जहाँ पे लूफेंग ने उस क्लास में उन सब के बारे में सुना था। और अब फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उस फैंटेसी ओशियन में आ चुका होता है। लूफेंग उस आइलैंड के सामने खड़ा होता है जिसके सामने कंप्लीटली डार्कनेस होता है और वहाँ के वाइट शेप फ्लोटेड अपीयर होता है जो कि फर्स्ट लेवल होने वाला था इस आइलैंड के मर्तबा में। और अब फिर लूफेंग उसमें चला जाता है और कहता है कि मैं रियली विश करता हूँ कि ये इल्यूजन मुझे रोक नहीं सकता। लूफेंग बीम ऑफ लाइट बन के वहाँ पे 6th लेवल की ओर चला जाता है। और हमें बताया जाता है कि लूफेंग ने अपने इसी जज्बे के कारण अपने 5th लेवल को बड़ी आसानी से पास कर लिया होता है। 5th लेवल को दिखाया भी नहीं जाता है क्योंकि लूफेंग ने इन सबको इतनी आसानी से पास किया था कि लूफेंग के माइंड पे इसका असर ही नहीं पड़ा था क्योंकि लूफेंग की कॉन्शियसनेस, विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। और फिर हमें आगे का दिखाया जाता है जहाँ पे एक गोल्डन आर्मर ब्लैक स्केल ओल्ड मैन होता है जो कि उस फैंटेसी ओशियन को देखता रहता था और वो मैनेजर था फैंटेसी ओशियन का। फिर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को ओपन करता वो देखता है कि एक यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा उसने एक्चुअली पास किया 7th आइलैंड को इतनी आसानी से। और अभी की मर्तबा में बताया जाता है कि लूफेंग ने 6th को क्या 7 को भी इतनी आसानी से पास कर लिया होता है। और हमें वो बताता है कि यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी इतनी आसानी से इस आइलैंड को पास नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि इस बंदे ने इसको इतनी आसानी से पास कर दिया है। और फिर वो उसके डिटेल्स को देखता है जहाँ पे लूफेंग, ट्रूयान, एम्परर डिस्पल। फिर वो कहता है कि ट्रूयान अपने डिस्पल को पढ़ाने में बहुत ही अच्छे से माहिर है लेकिन अभी के मर्तबा वो कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस और विल पावर को नहीं पढ़ाते हैं। वो कहते हैं चलो देखते हैं कि आखिर बच्चा अपने किस आइलैंड को पास कर पाता, कहाँ तक ये ज्यादा है। और वैसे भी अगर इसने 9th आइलैंड को पास कर लिया तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। यहाँ तक कि कई सारे पाइनेकल सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी 9th लेवल को पार नहीं कर पाते हैं। और कहता चलो इस लूफेंग को देखते हैं कि आखिर इसका फैंटेसी ओशियन में प्रोग्रेस कैसा होता है। अब थोड़ी देर बाद ही लूफेंग भी 8th आइलैंड को पास कर देता है। ये देखकर तो ब्लैक स्केल बंदा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या उसने अपने 8th लेवल को भी पार कर लिया। वो कहता है फैंटेसी आइलैंड में 21 आइलैंड है जहाँ पे 21st लेवल हेनवेनली ब्लीच के जैसे ही वहाँ पे जैसे जैसे लेवल अप होता है वो और भी ज्यादा हार्ड होने लगता है। और अभी के मर्तबा वो कहता है कि कॉन्शियसनेस और विल पावर ये बहुत ही हार्ड होता है ट्रेन करने के लिए। एक स्टूडेंट लेवल पर यहाँ पे उसकी विल पावर अलोन इतनी ज्यादा वीकर नहीं किसी भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे की जितनी। अगर बात करें कॉन्शियसनेस और स्ट्रेंथ के बारे में तो उसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे उसने फैंटेसी आइलैंड में आराम से अपने विल पावर को टेस्ट कर दिया है। और देखा जाए तो इसकी कॉन्शियसनेस एक पाइनेकल सेक्टर लॉर्ड के बराबर है। और यहाँ पे वो कहता है चलो यहाँ पे देखता है कि क्या है वो 9th आइलैंड को अभी करने वाला। और यहाँ पे वो कहता है 9th आइलैंड ये एक लिमिट ऑफ सेक्टर लॉर्ड
कुछ ही सेक्टर लॉर्ड की बंदे जो कि इस लेवल को पास कर पाते हो। लू फेंग जो कि यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है। आखिर चलो देखते हैं आखिर ये इसको पास कैसे कर पाते हो। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है 9 आइलैंड माउंटेन रॉन्ग, वहां पे चारों तरफ बालू होता है और वहां पे चारों तरफ पेड़ ऐसे आइलैंड बने हुए होते हैं। लू फेंग वहां पे खड़ा होता है जिसके सामने 300 से 400 मीटर लंबा माउंटेन होता है। वहां पे उसके सामने एक इल्यूजन आता है। यहाँ पे लू फेंग के सामने एक इल्यूजन आता है जहाँ पे वो इल्यूजन ही लू फेंग पे प्रेशर डाल रहा होता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो ऐसा लग रहा था कि उसकी कॉन्शियसनेस को बड़े से माउंटेन से कुचला जा रहा होगा। यहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस स्ट्रेंथ काफी थी उन सबसे लड़ने के लिए जो कि किसी सेक्टर लॉर्ड के बंदे जितनी बराबर थी। और अभी की मर्तबा उसकी ब्लडी स्टेट आने लगती है, उसको दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो उस इल्यूजन में फंसने लगता है। अभी की मर्तबा जितने भी लेवल्स थे उसमें लू फेंग ने इल्यूजन को बड़ी आसानी से क्रैक अप कर दिया होता, लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग इस इल्यूजन में पड़ने लगता और हमें यहाँ पे थ्योरी के बारे में बताया जाता कि किसी की कॉन्शियसनेस को हेवीली डैमेज करने के लिए उसको ब्लडी स्टेट में लाना पड़ता, तब जाके इल्यूजन को करना पड़ता, तब उसको कर सकते। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि इस इल्यूजन में गिरने लगता और अभी के मर्तबा लू फेंग की इल्यूजन में कॉन्शियसनेस रोर करती और यहाँ पे उसके माइंड उसके डिस्पर्सन होने लगती है। वो उससे लड़ने लगता है अपनी कॉन्शियसनेस के स्ट्रेंथ जिसमें उसके स्पिरिट एनर्जी मेंटल स्ट्रेंथ ये बाकी सब होती है वो उससे लड़ने लगते और यहाँ पे लू फेंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है। और अभी की मर्तबा हमें बताया जाता है कि लू फेंग की कॉन्शियसनेस स्ट्रेंथ ऑलरेडी गोल्डन हॉर्न बेस्ड डोमेन लॉर्ड लेवल 6 के बराबर है। और यहाँ पे देखा जाए तो गोल्डन हॉर्न बेस जो अपने लेवल से भी आगे वाले बंदे को बड़ी आराम से हरा सकता है। और देखा जाए तो अगर किसी भी गोल्डन हॉर्न बेस को किसी सेम लेवल ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो डोमेन लॉर्ड लेवल 9 यहाँ तक कि किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 1 तक की कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे लू फेंग इसी कारण इतनी आसानी से उन सबको क्रश आउट करके लेवल अप पे पार किए जा रहा होता। और अभी के मर्तबा जो प्रेशर लू फेंग पे पड़ रहा था वो एक ऐसा अटैक था जो कि कॉन्शियसनेस सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल प्रेशर जितना था, जो कि किसी भी सेक्टर लॉर्ड बंदे पे भी प्रेशर डाल के उसके कॉन्शियसनेस को चकनाचूर कर सकता था। उसकी कॉन्शियसनेस भी इसके सामने हार मान जाती थी। अभी के मर्तबा लू फेंग इन सबको सह रहा था। फिर हमें लू फेंग की कॉन्शियसनेस में दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग कहता है क्या मैं लिटिल हाई मारा गया गानू डोजो में उसके बॉडीगार्ड से मारा गया। और यहाँ पे लू फेंग के अंदर इल्यूजन चल रही होती है जहाँ पे इल्यूजन में लू फेंग को दिखाया जाता है कि उसका बेटा गानू डोजो में एक गार्ड्स के द्वारा मारा गया है। इसके मर्तबा लू फेंग की कॉन्शियसनेस हिट होती है और वो इस इल्यूजन में फेल हो गया होता है। यहाँ पे यूजिन भी होती है जहाँ पे वो चिल्ला रही होती है और अभी के मर्तबा यहाँ पे लू फेंग पूरी तरह से उस कॉन्शियसनेस इल्यूजन में डूब चुका होता है। लू फेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या लिटिल आई हमें लू फेंग की कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। लू फेंग कहता ब्रेक और वो कहता चलो इस इल्यूजन को तोड़ो। और यहाँ पे लू फेंग अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और जितने भी इल्यूजन होते हैं उसको तोड़ने लगता है। उसकी कॉन्शियसनेस एक ब्लेड की तरह बन जाती है, क्विक हो जाती है लाइटनिंग की तरह, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगते है। उसमें से मिलियंस ऑफ ब्लेड्स निकलने लगती है जो जाके उन सारी इल्यूजनरीज को तोड़ देती है और एक ही झटके में वो पूरे नाइट आइलैंड को क्लियर कर देता है। और यहाँ पे लू फेंग नाइट आइलैंड को क्लियर कर देता है और यहाँ पे उसको पास कर देता है। अभी ऐसा लेवल था जो कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी इसको आसानी से पार नहीं कर पाते। कुछ ही सेक्टर लॉर्ड के बंदे थे जो इसको पास आउट कर पाते और लू फेंग टेंट आइलैंड की ओर निकल जाता है। फिर हमें सीन चेंज कर ब्लैक स्क्वेल मैन को दिखाया जाता है जो कि डीपेस्ट पास्ट ऑफ फैंटेसी ओशन में मौजूद था। वो अभी 21st आइलैंड में रहता था। फिर हमें इसको दिखाया जाता है जो इसको देखकर शॉक हो जाता है। क्या था क्या यहाँ पे वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है। वो कहता है कि अगर यहाँ पे ये बंदा अगर बीच में मरा नहीं अपने लाइफ स्पेन के पूरे में आ गया तो ये एक एब्सोल्यूट वॉरियर बनने वाला है क्योंकि इसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे किसी के पास में टैलेंट होनी चाहिए तभी वो आके फैंटेसी ओशन को अटेम्प्ट करके उसके लेवल को पास आउट कर देता है। और अभी के मर्तबा किसी भी बंदे को यहाँ पे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, पहला तो टैलेंट, दूसरा न्यूट्रियोरिंग। और अभी के मर्तबा में बताया जाता है कि यहाँ पे पास्ट के दिनों में बोलान भी आया हुआ था, वहीं पे रोंगजुन भी आया था, वो भी 7th आइलैंड पे फेल हो गया था। वहीं पे रोंगजुन की बात करें तो वो भी 6 पे फेल हो चुका था और उनके पास तो पहली टेरिफाइंग विल पावर थी। लेकिन ये लू फेंग तो ये तो अलग ही लेवल पे मौजूद है। अगर यहाँ पे इसका कभी भी सामना हुआ डेंजरस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में तो इसको आराम से इसके सर्वाइवल के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जब तक कि इससे कोई ऐसा सिचुएशन ना मिले
जो कि लगभग नामुमकिन है, नहीं तो ये आराम से एक एब्सोल्यूट वॉरियर बन जाएगा। वो कहता है कि इसकी न्यूज मुझे अपने इस न्यूज को सारे हायर अप्स को पहुंचाना होगा, और अभी के मर्तबा उसकी एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, वर्चुअलनेस कंपनी को इस पे ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। और अभी के मर्तबा ये हेवनली ब्रिज फैंटेसी ओशियन अनडाइंग अल्टार यहाँ पे ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये एक्सेप्शनल जीनियस को पिकअप कर सके। और अभी के मर्तबा अनडाइंग अल्टार भी यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्पेटाइज मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बंदे हैं जो कि पाइनेकल सेक्टर लॉर्ड होते हैं, वो अपने बॉडी को परफेक्टली कंट्रोल कर पाते हैं। वहीं पे हेवनली भी जो फैंटेसी होती है, यहाँ तक कि कई सारे अनडाइंग, यहाँ तक कि कई सारे यूनिवर्स लीडर भी आते हैं जो कि इसमें अटेम्प्ट देने आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और अब फिर हमें शिनचैन को लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी टेंट आइलैंड पे होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या लू फेंग टेंट आइलैंड को भी पास आउट कर पाता है या फिर लू फेंग की लिमिट होने वाली है अपनी कॉन्शियसनेस की, या फिर लू फेंग इसमें भी हार जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।